नमस्कार, विचित्र क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यहाँ हम जानेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग कैसा है, आंतरिक भागों को किन किन भागों में, किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये पृथ्वी के रूप में चित्र बनाया हुआ है मैंने। तो ये लेयर 3 बना दिए, 1 2 3। ठीक, पहले एक बात जान लें कि साधारण तौर पर पृथ्वी के अंदर तक जाना, मतलब केंद्र तक जाना असंभव सा है। मतलब कई वैज्ञानिकों ने, कई बार साइंटिस्ट ने कोशिश की है कि पृथ्वी के अंदर जाया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। साधारण तौर पर जो माइंस होती हैं 2-4 किलोमीटर तक होती हैं, तो हम ऊपरी परत जो पृथ्वी की है वहां तक हम पृथ्वी का अवलोकन कर लेते हैं। उससे भी ज़्यादा लगभग 12-14 किलोमीटर तक पेट्रोलियम पदार्थ की खोज में हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं। उसके बाद जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है, वो पता चलता है ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उससे ये कहीं अनुमान लगाया पुराने वैज्ञानिकों ने कि पृथ्वी का अंदर का भाग कहीं ना कहीं कुछ लिक्विड अवस्था में। ठीक, लेकिन जो आधुनिक शोध हैं उनसे पता चला है कि भूकंपीय तरंगें होती हैं 3 PSL। जब भूकंप के बारे में आपको बताएंगे, भूकंप विज्ञान के बारे में बताएंगे, तो इन चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन इन तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया। कैसे कि ये तरंगें के चलने का जो क्रम है वो ज्यादा घनत्व की लेयर में, ज्यादा घनत्व की परत में कुछ अलग है इनका चलने का क्रम, कम घनत्व में, कम टेम्परेचर में कुछ अलग है क्रम। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता हमें किस विधि द्वारा चलता है, तो हमें पता चलता है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य द्वारा। ठीक, चलिए यहां देखते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी की परतें जो है आपस में दबती जाती है। भाई ये अर्थ है, अर्थ के नीचे और जाते जाएंगे तो जो परत है वो दबती जाएंगी। तो पृथ्वी की परत जो दबती जाती है, तो जाहिर सी बात है दबाव जो अंदर की तरफ होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ऊपर से बढ़ना चालू होगा, नीचे आके सबसे ज्यादा होगा। वैसे ही टेम्परेचर का भी सिस्टम है, दबाव ज्यादा होगा तो अंदर जाते जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर, तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ठीक, एक चीज और आती है घनत्व। घनत्व समझे, यानी कि डेंसिटी। तो घनत्व भी बढ़ता जाता है पृथ्वी का। ऊपर की परत में कुछ और होता है, नीचे की बीच वाली परत में कुछ और, लास्ट में कुछ और। क्योंकि परत दबती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो जो पदार्थ के कण हैं, जो अणु हैं, वो पास पास आते जाते हैं। आप ऐसे समझें कि जैसे एक कोई मग हो, उसमें पानी हो, और उसी आकार के दूसरे मग में शहद भरा हो, तो आपको कौन सा ज्यादा भारी हो दिखाई देगा? जिसमें शहद होगा, जिसमें हनी होगा, वही ना। क्योंकि उसके जो अणु है वो ज्यादा डेंस है, ज्यादा सघन है। ठीक है, उसी प्रकार जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, यहाँ इसका घनत्व लगभग 3.0 प्रति घन सेंटीमीटर है, और अंदर की जो परत है उसका है लगभग 11। तो औसत लगाया गया तो पृथ्वी का जो घनत्व है वो लगभग बैठता है 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर। ये एग्जाम में आता भी है कि पूरी पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी में अंदर जाते में, यानी कि अगर पृथ्वी का ऊपरी भाग ये है, हम यहां खड़े हैं तो पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व, दबाव, तापमान सब बढ़ता ही है। ये पूछने को आता है
कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान होगा, कम होगा, वृद्धि होगी, उतना ही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन आता है बनके, तो आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा केंद्र की तरफ, जैसे जैसे केंद्र की तरफ जाते जाएंगे। ठीक, अब यहां देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए हमने ये पृथ्वी का अंदर 3 लेयर हमने बांट दी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक, अगर हम पृथ्वी के केंद्र से एक टुकड़ा ले लें, ऐसे टुकड़ा ले लें, एक टुकड़े को उठा के इधर रख दिया, ठीक है ना, तो एक टुकड़े को हम बड़े रूप में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, तो यहां देखें, यहाँ पृथ्वी के 3 लेयर है, तो हमने 3 लेयर बांट दी हैं। यहां से यानी 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक को कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी। ठीक, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक कहते हैं मेंटल, 30 से 2900 तक मेंटल, और 2900 से 6371 ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ केंद्र से यहां तक की दूरी जो भी है ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक, तो 6371 किलोमीटर तक बोलते हैं कोर या क्रोड। ठीक है, अब ये सबसे पहले पूछा जाता है कि पृथ्वी के क्रस्ट की मोटाई कितनी है, तो लगभग 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक। ठीक है, अच्छा, 2 तरह की परतें रहती हैं, महासागरीय और महाद्वीपीय। अब महाद्वीपीय महासागरीय में कैसे आप समझेंगे कि जो स्थल पर हम रह रहे हैं वो महाद्वीपीय है। सागर जो होते हैं, तो सागर के नीचे भी पानी तो होता ही है, पानी के नीचे भी पृथ्वी होती है ना, तो वो वाली परत कहलाती है महाद्वीपीय। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये क्रस्ट है कितना, 30 किलोमीटर। ये है महाद्वीपीय, ये पानी भरा हुआ है, ये सागर है, और नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, तो महासागरों के नीचे इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि क्रस्ट में 30 किलोमीटर तक की टोटल गहराई है महाद्वीपीय, और 5 किलोमीटर यानी कि महासागर के नीचे यानी महासागरीय प्लेट जो बचती है, क्रस्ट बचता है, वो है 5 किलोमीटर लगभग। आप यानी इससे ये अर्थ भी निकलता है कि जितने भी महासागर हैं वो सब क्रस्ट पर ही मौजूद हैं, यानी 30 किलोमीटर की लगभग नीचे तक ही सारे सागर महासागर, ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं लगभग। ठीक है, क्रस्ट हो गया। ये चीजें मैं आपको अभी बाद में बताता हूं, ये सब लिखा हुआ है जो मैंने, पहले आप ये जान लें सीधे। तो क्रस्ट को समझ लिया, 0 से 30 किलोमीटर तक जो महासागर के नीचे है मोटाई वो कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है, मेंटल को लेते हैं, तो 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है मेंटल। ठीक है, मेंटल का जो आयतन है और द्रव्यमान है वो तीनों ये प्लेट्स हैं, तीनों जो पार्ट हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन सब में सबसे ज्यादा है। लगभग 86% इसका आयतन है और लगभग 68% इसका द्रव्यमान। सबसे ज्यादा ये भी पूछा जाता है कि तीनों परतों में से सबसे ज्यादा आयतन किसका है, तो वो किसका है, मेंटल का। ठीक है, यहाँ 2900 से 6371 किलोमीटर तक की गहराई में क्या है, कोर या क्रोड। ध्यान रखिएगा यहां पर ये ठोस परतें हैं, ऊपर नीचे आई हैं थोड़ी सी कम ठोस है, यहां और नीचे आने पर ये बिल्कुल लिक्विड अवस्था में नहीं है। गर्मी बेशक यहाँ ज्यादा है, लेकिन जब गर्मी का प्रभाव ज्यादा होता है, चट्टानें पिघली हुई अवस्था में रहती हैं, तो कुछ प्लाज्मा जैसी अवस्था में, तो जो इसका इनर कोर है वो प्लाज्मा जैसी अवस्था में। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं क्रस्ट के भी यानी भूपर्पटी के 2 भाग करे गए हैं, एक ऊपरी क्रस्ट
यानी जिसको कहा जाए अपर क्रस्ट, और एक कहा जाए तो लोअर क्रस्ट। अपर और लोअर, ठीक है। इसको हमने इससे बीच में अलग कर दिया। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट यानी ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के बीच में एक पट्टी मानी गई। पट्टी क्या मानी गई है? मैंने आपको बताया कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर ये डिसाइड किया गया था कि कितनी गहराई है, कितनी गहराई में है और कितनी घनत्व क्या क्या है, इन हर परत का घनत्व क्या क्या है। तो वैसे ही ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में घनत्व का फर्क है। जो डेंस है, जो भी परतें हैं, जो भी चट्टान है, उनका क्रम अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ जहाँ भी घनत्व की वजह से अंतर आता है किरणों को चलने में, कौन सी किरण है? भूकंपीय, ठीक है। तो भूकंपीय किरणों को चलने में जहां भी वो डिस्टर्ब होती हैं तो उस बीच को असंबद्धता कह देते हैं। असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। भाई जो किरणें हैं, भूकंपीय किरणें, उनको करंट चलने में जहां भी डिसबैलेंस हुई, जहां भी वो चेंज हुई, डिसकंटिन्यू हुई, उसी जगह को बोल देते हैं डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो है वो है कोनराड असंबद्धता, ठीक। यहां क्रस्ट और मेंटल, ये क्रस्ट और मेंटल के बीच का एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं मोसिविक डिसकंटिन्यूटी। यहां पर इन दोनों परतों के बीच में घनत्व का फर्क है तो इसलिए बोलते हैं मोसिविक डिसकंटिन्यूटी। यहां मोसिविक डिसकंटिन्यूटी के पास ही एक लेयर और है, जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर या एस्थेनोमंडल। एस्थेनोमंडल या एस्थेनोस्फीयर। तो इस मंडल में, इस पट्टी में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाने से, भाई रेडियो एक्टिव पदार्थ में से किरणें निकलती हैं, विस्फोट होते हैं, तो जितने भी भूपर्पटी पे भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं तो वो इसी मंडल के कारण आते हैं, एस्थेनोस्फीयर के कारण। अब देखते हैं मेंटल। मेंटल की जो गहराई है वो है 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। अब मेंटल को भी दो भागों में बांट दिया है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। तो उसको बोलते हैं अपर मेंटल और इसको लोअर मेंटल। अपर लोअर, ठीक है। तो अपर और लोअर मेंटल के बीच, अपर और लोअर मेंटल के बीच एक डिसकंटिन्यूटी है, रैपिटी, यानी रैपिटी असंबद्धता, ठीक है। इन असंबद्धताओं का बड़ा ही ध्यान रखना है, ये पूछी जाती हैं कि लोअर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी है? कॉनराड। क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी है? मोसिविक, ठीक। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी है? रैपिटी। इसी प्रकार लोअर मेंटल, ये लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल और कोर। अच्छा, कोर में भी दो भाग हैं, तो कौन से? ये हो गया अपर कोर और ये हो गया लोअर कोर। तो अपर कोर और लोअर मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है वो है गुटेनबर्ग-विशार्ट। क्या है? गुटेनबर्ग-विशार्ट। और अपर कोर और लोअर कोर के बीच में क्या है? लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनराड, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोसिविक, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैप्टी, लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में गुटेनबर्ग-विशार्ट, और अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेहमैन असंबद्धता, ठीक। अच्छा, ये तो एक भौतिक रूप में जाना कि पृथ्वी के तीन मुख्य
पार्ट है क्रस्ट, मेंटल, कोर। यहाँ देखिए क्रस्ट, ये हो गया क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। ठीक। रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन कहें कि जो चट्टानों की प्रकृति है, जो उस एरिया की प्रकृति है, रासायनिक प्रकृति कि उसमें कौन से तत्व हैं, तो इसके आधार पर भी जो पृथ्वी है वो 3 भागों में, यही बना देते हैं। सियाल, सीमा, निफिल। जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर, वैसे ही सियाल, सीमा और निफिल। अब इन नामों में ही इनके रासायनिक तत्वों के नाम छुपे हुए। एसआई से बना सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है क्रस्ट में। ठीक। एसआई और एमए, तो सिलिका और मैग्नीशियम। यहाँ इन तत्वों के रासायनिक जो संकेत है उनको नहीं लेना, यहाँ उनके शुरुआती जो अक्षर हैं, जो भी उनके वर्ड हैं, उनको लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ एसआई और एमए, तो एमए यहाँ आप ये ना सोचे एमजी क्यों नहीं है, रासायनिक जो तत्व का संकेत है मैग्नीशियम का वो एमजी है, लेकिन यहाँ लिया है एसआई और एमए। तो ये है, यहाँ हमने देख लिया सीमा। अब जो नीचे वाली परत है तो उसे बोलते हैं निफिल, NiFe, यानी निकिल और फेरियम। निकिल और फेरियम, यानी पहला शब्द निकिल का Ni और फेरियम का Fe। यहाँ आयरन नहीं बोलेंगे या फेरियम बोलेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये भी पूछने को आ जाता है सीधे सीधे एग्जाम्स में कि क्रस्ट में किन तत्वों की अधिकता होती है। तो सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। मेंटल में किसकी अधिकता, सिलिका और मैग्नीशियम। और कोर में किसकी अधिकता होती है, निकिल और फेरियम की। फेरियम में ये Fe, उसका जो शुरुआती नाम है फेरियम, उसमें से लिया है Fe। ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपने देखा कि 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। 2 पार्ट कर दिए क्रस्ट के, अपर लोअर। इधर मेंटल के 2 पार्ट कर दिए, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर के 2 पार्ट हो गए, अपर कोर, लोअर कोर। ये असंबद्धता ध्यान रखनी है कि अपर और लोअर के बीच में कॉनराड, और क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोसिफिक डिसकंटिन्यूटी, और अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेप्टी, अपर कोर और लोअर मेंटल के बीच में गुटेनविशार्ट, और अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेन। ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, समस्त पृथ्वी में तत्वों की मात्रा। ठीक है, प्रतिशत के आधार पे। तो यहां तत्व लिखें, इधर प्रतिशत। लोहा लगभग 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन लगभग 15%, मैग्नीशियम लगभग 13%। ठीक है। समस्त पृथ्वी में एक दूसरी चीज आती है क्रस्ट में। क्रस्ट में तत्वों की मात्रा। तो वैसे ही करेंगे, तत्व प्रतिशत। ऑक्सीजन 46.8, सिलिकॉन 27.7, लगभग है,
एल्यूमिनियम 8.1, लोहा 5.0, मैग्नीशियम 2.0। ठीक है, अब इस चीज को समझ लें जरा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछने को आते हैं एग्जाम्स में। समस्त पृथ्वी और क्रस्ट, तो समस्त पृथ्वी में आ गई क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीनों ही परत आ गई, और क्रस्ट में आई केवल ये वाली परत। यानी अगर हम ऐसे बनाते हैं तो क्रस्ट में मतलब केवल ये वाली परत, और पूरी पृथ्वी में ये पूरी परत, ये तीनों। ठीक, यानी पूरी पृथ्वी में अगर देखें तो लोहे की परसेंटेज सबसे ज्यादा है 35%, ऑक्सीजन की दूसरे नंबर पे 30%, सिलिकॉन की 15%, मैग्नीशियम की 13%। ठीक, क्रस्ट में यानी केवल ऊपर पट्टी में, ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मात्रा 46.8% लगभग, सिलिकॉन की 27.7 लगभग, एल्यूमिनियम की 8.1, लोहा की 5.0, मैग्नीशियम की 2.0। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं उनका जरा ध्यान रख लें। ऐसे पूछने को आता है क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व, तो आपको ध्यान रखना सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, ये तो यहां से सीधे सीधे दिखाई दे गया। लेकिन पूछने को आया कि क्रस्ट में यानी भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु यानी मेटल, तो मेटल आपको ध्यान रखना है, या मेटल एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन सिलिकॉन मेटल नहीं है, तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में 8.1, सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व है ऑक्सीजन। अगर मेटल पूछी जाए तो एल्यूमिनियम। ध्यान रखें लोहा कम है क्रस्ट में, यानी ऊपरी परत जो है पृथ्वी की उसमें एल्यूमिनियम ज्यादा है, लोहा कम है। लेकिन पूरी पृथ्वी में लोहा सर्वाधिक मात्रा, यानी मेंटल और कोर में इसकी परसेंटेज बढ़ गई। ठीक, अब यहां समस्त पृथ्वी में अगर पूछा जाए तत्व सबसे ज्यादा कौन सा है, तो वो भी लोहा है। अगर पूछा जाए मेटल यानी धातु कौन सी ज्यादा है, तो वो भी लोहा है। तो इन दोनों चीजों को फर्क का ध्यान रखना है आपको। ये समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में तत्व या मेटल वो लोहा है, यहाँ तत्व सर्वाधिक है ऑक्सीजन, और मेटल यानी कि धातु है एल्यूमिनियम। ठीक, चलिए अभी यहाँ तक ही। इसके बाद हम आपको भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में आगे बताएंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।